नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ संवाद पॉडकास्ट में। सौरभ संवाद पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस शुक्रवार रिलीज हुई मूवी आर्टिकल 370 और उससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है दोस्तों। सन 1947 भारत आजादी की दहलीज पर था, लेकिन हिंदू मुसलमान बंटवारे की आग अभी चारों तरफ फैली हुई थी। देश की 565 रियासतों में से लगभग सभी ने या तो भारत या फिर नए मुल्क पाकिस्तान में जुड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन कुछ का भविष्य अभी भी अनिश्चित था, जैसे जम्मू और कश्मीर, जहां की प्रजा अधिकतर मुसलमान थी मगर शासक हिंदू थे। तब के महाराजा हरि सिंह हमेशा से हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, मगर प्रधानमंत्री नेहरू कश्मीर के एक्सेशन को मानने के लिए तब तक तैयार नहीं थे जब तक महाराज हरि सिंह नेहरू के करीबी दोस्त शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की बागडोर देने के लिए तैयार नहीं होते। इसी राजनीतिक खींचतान का फायदा उठाकर रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने अपनी फौज और काबिलियों के साथ कश्मीर पर हमला बोल दिया। जवाब में महाराज ने मजबूर होकर पंडित नेहरू की शर्त मान ली, मगर इससे पहले कि भारतीय सेना दुश्मन को पूरी तरह कश्मीर से हटा पाती, तब की भारत सरकार ने यूएन के सीज फायर प्रस्ताव को मानकर पाकिस्तान के साथ जंग रोक दी और इस तरह कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। ऐसे में भारत के इकलौते मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य होने का फायदा उठाकर शेख अब्दुल्ला ने तब की केंद्रीय सरकार से कश्मीर के लिए खास पहचान, एक स्पेशल स्टेटस की मांग की और ऐसे जन्म हुआ आर्टिकल 370 का, जिसके अंतर्गत एक अलग विधान, अलग प्रकार और अलग निशान को स्वीकार कर हमने अनजाने में अपने ही देश में मानो एक अलग मुल्क खड़ा कर लिया था। इस ताकत का फायदा उठाकर कुछ कश्मीरी सेपरेटिस्ट, पाकिस्तानियों और आतंकवादियों ने 90 के दशक से भारत को तोड़ने के लिए कई पैतरे आजमाए। जंग, जिहाद, यहां तक कि कई कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम और वादी से निष्कासन जैसे काम हुए। आगे चलकर 2015 में सोशल मीडिया ने इस पुरानी जंग को एक नया किरदार दिया और जिहाद के इस बदलते मंजर से उभरा मुजाहिदीनों का एक नया सितारा, बुरहान वानी, जिसने अपने भड़काऊ वीडियो से वायरल होकर कश्मीरी युवाओं के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया था। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी और दिल्ली की केंद्रीय सरकार को अब यह यकीन हो गया था कि 70 साल पहले हुई इस ऐतिहासिक क्रांति को सुधारने का वक्त अब आ चुका है और उन्होंने ये तय किया कि हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। दोस्तों, ये था एक प्रोलॉग जो कि इस मूवी की शुरुआत में अजय देवगन की आवाज में बताया गया है, जिसे प्रोमो के तौर पर भी सोशल मीडिया पर काफी फैलाया गया है। अब क्योंकि मूवी जब रिलीज हो गई है तो उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि यह मूवी सिनेमा है या इसमें कोई सरकारी प्रोपेगेंडा है, क्योंकि 2019 लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके राइटर डायरेक्टर थे आदित्य धर और मुख्य भूमिका में थे विकी कौशल और यामी गौतम। कुछ पॉलिटिकल क्रिटिक्स ने इस मूवी को पूरी तरह सच न मानते हुए एक सरकारी प्रोपेगेंडा बताया था। अब ठीक 5 साल बाद एक और मूवी आई है 2024 इलेक्शन से ठीक पहले, जिसका नाम है आर्टिकल 370। इसमें भी यामी गौतम है और इस बार आदित्य धर मूवी के डायरेक्टर नहीं बल्कि मूवी के प्रोड्यूसर हैं। तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई प्लानिंग? बहरहाल, मोदी सरकार के शायद सबसे अहम फैसले पर बनी आर्टिकल 370 टैग करती है उनके डेवलपमेंट को। तो सवाल फिर से उठ रहे हैं कि मूवी कितनी प्रोपेगेंडा है, कितनी सिनेमा है, कितनी रियल है और कितनी फिक्शन है। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि फिल्म की शुरुआत में जो डिस्क्लेमर आता है
उसमें साफ साफ लिखा गया है कि यह मूवी रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड तो है, लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी के चलते बहुत कुछ नाटकीय तरीकों से शूट किया गया है, जिसमें 2015 से 2019 तक की स्टोरी लाइन को प्रॉपरली चैप्टर वाइज अनफोल्ड किया गया है। दोस्तों, मेरे एनालिसिस के हिसाब से दिस मूवी इज अबाउट एब्रीविएशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू और कश्मीर को एक स्टेट की तरह तो देखा जाता था, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग था। उनका एक स्टेट फ्लैग भी था। तो इस प्रकार पिछले 65 वर्षों से जम्मू और कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट के अलावा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, जिसके कारण जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का सही मायनों में हिस्सा बन गया। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या आपको यह फिल्म आर्टिकल 370 देखनी चाहिए? तो मेरा मानना है जी हाँ, बिल्कुल देखनी चाहिए। 2024 की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी प्रूफ हो सकती है आर्टिकल 370। एक्शन, स्टोरी लाइन, पॉलिटिकल ड्रामा, आपको सब मिलेगा इस मूवी में। आर्टिकल 370 में फैक्ट्स के साथ फिक्शन और पॉलिटिक्स को बेहतरीन तरीके से मिलाया गया है। यह मूवी देखकर आपको अच्छा पैसा वसूल वाली फीलिंग आएगी। मूवी शुरू होती है 2015 में बुरहान वानी के एनकाउंटर के साथ और क्लाइमेक्स होता है 2019 में आर्टिकल 370 लाने के साथ। 4 साल की टाइमलाइन को 2 घंटे 40 मिनट में बखूबी से दर्शाया गया है। दोस्तों, तो एनालाइज करते हैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले को। साथ ही बात करेंगे फिल्म के डायरेक्शन और एक्टर्स के बारे में। इस फिल्म की कहानी लिखी है आदित्य धर, आदित्य जाम्बले और अर्जुन धवन ने। हालांकि आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर द राइट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्टिकल 370 वगैरह, ये बहुत सी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन इन टेक्निकल बातों को बहुत ही सरलता के साथ इन लेखकों ने लिखा है। बहुत कॉम्प्लेक्स इशू को एक बेसिक लेवल पर लाकर बहुत प्यार से समझाया गया है। ऑडियंस जो पॉलिटिक्स में या टेक्निकलिटीज में इंटरेस्ट नहीं रखती, उन्हें भी इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के थ्रू सभी बातें आसानी से समझ आ जाती हैं। यह फिल्म यंगस्टर्स और ओल्ड जनरेशन सभी के लिए एक मसाला मूवी है। मूवी में बहुत ही सीरियस बात इतनी एंटरटेनिंग तरीके से बताई गई है कि वह ऑडियंस को शुरू से अंत तक बांधे रखती है। द रियल फैक्ट इज, जब आर्टिकल 370 एग्रीगेट होने वाला था थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, यह एक टॉप सीक्रेट था। केवल चंद हाई लेवल लोगों को ही यह बात पता थी और उन्हें यह कहा गया था कि यह बात लीक नहीं होनी चाहिए। तो होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के अलावा ये बात सिर्फ 2 लोगों को ही पता थी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ पीएमओ राजेश्वरी स्वामीनाथ और एनआईए ऑफिसर यानी जोनी हक्सर। तो जैसे ही पीएमओ आर्टिकल 370 को खत्म करने की योजना बनाते हैं, तो उधर जोनी हक्सर को जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने की कमान सौंपी जाती है। वहां से लेकर आर्टिकल 370 समाप्त होने तक जो भी चीज हुई, बातें हुई, घटनाएं हुई, वह इस फिल्म में बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाई गई है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं आदित्य जाम्बले। उन्होंने इस फिल्म में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन एंड कंडीशंस का काफी अच्छा बैलेंस दिखाया है। स्टोरी में कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि फिल्म पूरी तरह से पॉलिटिकल है, और ना ही आपको ये लगेगा कि फिल्म सिर्फ और सिर्फ यामी गौतम के एक्शन पर बेस्ड है। मतलब फिल्म रियल स्टोरी और इवेंट्स पर आधारित तो है, लेकिन इसमें फुल ऑन क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेक्निकल, पॉलिटिकल और इमोशनल ड्रामा को परफेक्ट बैलेंस और एप्रोप्रिएट एग्जीक्यूशन के साथ प्रस्तुत किया गया है। कहानी में बताया गया है कि किस तरह बैक चैनल टॉक्स
नेगोशिएशन, गिव एंड टेक की दुनिया में झांकने की कोशिश करता है। वह दुनिया जहां बड़े टेररिस्ट को रोकने के लिए छोटा टेररिस्ट सरकार का दोस्त होता है, जहां कॉन्फ्लिक्ट, जज्बात और जिहाद से ज्यादा पैसों का खेल चलता है, जहां सालों से लालची नेताओं ने कश्मीर को अंदर से खोखला कर दिया है और अपनी जेबें भर ली है, और इन सब के खिलाफ लड़ने की कोशिश करती है ज़ूनी हक्सर। फिल्म में कुछ सीन्स तो बहुत ज्यादा रियल लगते हैं, जैसे बुरहान वानी का एनकाउंटर और उसके बाद पत्थरबाजी। फिल्म में उसकी रियल फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। मिलिटेंट्स के साथ जो एनकाउंटर दिखाया गया है वो भी बहुत रियल है। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में पत्थरबाजों से निमटने के लिए एक युवक को जीप से बांधकर ढाल की तरह इस्तेमाल करने को इससे प्लग करना। ज़ूनी हक्सर के पिता को जम्मू एंड कश्मीर बैंक में स्कैम को एक्सपोज करने के लिए मार दिया जाता है, जो कि बाद में सुसाइड करार दिया गया। मजे की बात तो यह है कि यह स्कैम जो कि असली में हुआ था और अब्दुल्ला के खिलाफ प्रूफ भी हुआ था, इस रियल लाइफ स्कैम को भी मूवी में स्टोरी लाइन में बखूबी से इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही फिल्म में सेपरेट लीडर्स, पाकिस्तान, हमारे देश की पॉलिटिक्स, खास तौर पर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स, इन सबको बड़े बैलेंस तरीके से दिखाया गया है। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की। दोस्तों, कोई भी फिल्म शानदार या एपिक तभी बनती है जब उस फिल्म के किरदारों में दम होता है। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में यामी गौतम है और यह उनकी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस है। खास तौर पर वो एक मोनोलॉग जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाला है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये उनके करियर की सबसे बेहतरीन अदाकारी है। अरुण गोविल का गेटअप और मेकअप प्रधानमंत्री मोदी से परफेक्टली मैच करता है। दिव्या सेठ को आप देखेंगे तो लगेगा कि महबूबा मुफ्ती खुद ही पिक्चर में एक्टिंग कर रही है। वहीं अमित शाह के रोल में किरण कर्माकर ने जबरदस्त काम किया है। प्रिया मणि ने राजेश्वरी स्वामीनाथ के रोल को बखूबी निभाया और दिखाया है कि कैसे हमारे होनहार ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने अनसंग हीरोज की तरह इस लड़ाई को जीता है। दोस्तों, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है बल्कि एक कॉमर्शियल सिनेमा है, और भले ही हम इस फिल्म को काल्पनिक मानकर सिर्फ एक मनोरंजन की दृष्टि से देखें, मगर कुछ तो इस फिल्म में ऐसा खास है जो हमें हमारे पैट्रियोटिक जज्बात से जोड़े रखता है। बाकी आपके विचार इस मूवी के बारे में क्या हैं, वो आप इस फिल्म को देखकर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि आपको मेरा ये संवाद कैसा लगा। इस ही तरह के किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ अब हम मिलेंगे सौरभ संवाद पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।